कभी सोचा है किसी कंपनी के नतीजे आते हैं और ऑडिटर की एक छोटी सी टिप्पणी से शेयर बाजार में हलचल मच जाती है। हाँ, बिल्कुल। या फिर जैसे कोई छोटा व्यापारी है, हम्म। उसे लोन चाहिए, हम्म। तो बैंक सबसे पहले क्या मांगता है? ऑडिटेड खाते। सही बात है। ये रोजमर्रा की चीजें दिखाती हैं कि भाई बिजनेस की दुनिया में ये ऑडिटिंग हम्म, मतलब लेखा परीक्षा कितनी अहम है। बिल्कुल, भरोसे का मामला है सारा। हाँ तो आज हम इसी ऑडिटिंग की दुनिया में गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ जानकारी है इसकी प्रकृति, उद्देश्य, दायरा, इन सब पर। जी, और हमारा मकसद है ये समझना कि आखिर ये है क्या चीज, क्यों इतनी जरूरी है, और हाँ, इसकी सीमाएं क्या हैं। कहाँ तक है इसका दायरा? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये ऑडिटिंग आखिर है क्या? देखिए, अगर बहुत सरल शब्दों में कहें, हम्म। तो ऑडिटिंग किसी भी संस्था की जो वित्तीय जानकारी होती है ना, उसकी एक स्वतंत्र जांच है। स्वतंत्र जांच। हाँ, और इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो संस्था मुनाफा कमा रही है या नहीं, या वो छोटी है या बड़ी। और ये जांच क्यों होती है? ताकि उस वित्तीय जानकारी पर एक राय दी जा सके। यहाँ ये जो स्वतंत्र शब्द है, इस पर थोड़ा जोर देना जरूरी है मुझे लगता है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑडिटर का जो निर्णय है वो किसी और की मर्जी से प्रभावित नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली जैसे मान लीजिए कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो अपने ही भाई की फॉर्म का ऑडिट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि रिश्ते के कारण स्वतंत्रता शायद न रहे। हाँ, पक्षपात हो सकता है। या फिर अगर किसी सीए के पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं, तो वो उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता। स्वतंत्रता पर सवाल उठेगा। समझ गई। तो ये स्वतंत्रता ही इसकी नींव है। बिल्कुल, ऑडिट की आत्मा कह सकते हैं। और देखिए, इसका जो मूल उद्देश्य है, वो है वित्तीय विवरणों पर भरोसा बढ़ाना, उन्हें एक तरह की विश्वसनीयता देना। ताकि लोग उन पर यकीन कर सके। जैसे निवेशक या बैंक। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये उपयोगकर्ताओं को एक आश्वासन देता है कि भाई आप इन स्टेटमेंट्स पर निर्भर रह सकते हैं। हम्म। और एक मजेदार बात बताऊं, हाँ, बताइए। ये ऑडिट शब्द जो है, ये लैटिन शब्द ऑडायर से आया है। और डायर। हाँ, जिसका मतलब होता है सुनना। सुनना। अरे वाह। पुराने जमाने में ऑडिटर सच में खाते पढ़कर सुनते थे, ताकि गलतियां पकड़ सकें। सोचिए। और इसका जिक्र तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र तक में मिलता है, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। क्या बात है! सुनना, ये तो वाकई दिलचस्प है। खैर, अब आते हैं इसके मुख्य उद्देश्यों पर। जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हैं, जैसे एसए 200, वो क्या कहता है इस बारे में? हाँ, ऐसे 200 में दो मुख्य उद्देश्य बताए गए हैं। हम्म। पहला है उचित आश्वासन हासिल करना। उचित आश्वासन, रीजनेबल अश्योरेंस। जी, उचित आश्वासन कि जो वित्तीय विवरण हैं, वो कुल मिलाकर किसी बड़ी गलती या धोखाधड़ी की वजह से हुई सारवान मिथ्या वर्णन से मुक्त हैं। मतलब कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट ना हो। उचित आश्वासन, ये सुनने में थोड़ा पक्का नहीं लगता। क्या ये गारंटी है कि सब कुछ 100% सही है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत अच्छा सवाल है। उचित आश्वासन गारंटी कतई नहीं है। ये आश्वासन का एक ऊंचा स्तर जरूर है, पर 100% नहीं। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि ऑडिटर अपनी प्रक्रियाएं, सबूत इकट्ठा करना, मानकों का पालन करना, इन सब से एक हाई लेवल का भरोसा दिलाता है। लेकिन 100% गारंटी नहीं दे सकता। ऑडिट में कुछ सीमाएं होती हैं। अच्छा, और ये सारवान मिथ्या वर्णन या मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इसका कोई उदाहरण? मतलब कितनी बड़ी गलती सारवान होगी? ये कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करता है। जैसे एक छोटी सी किराना की दुकान है, उसके हिसाब में 1000 रुपए की भूल शायद सारवान ना हो। ठीक है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी लिस्टेड कंपनी है और वो अपने मुनाफे में मान लीजिए करोड़ों का हेरफेर करती है, तो वो निश्चित रूप से सारवान है। क्यों? क्योंकि उसका सीधा असर निवेशकों के फैसलों पर पड़ेगा। समझ गई। तो साइज और असर पर निर्भर करता है। और दूसरा उद्देश्य क्या था? दूसरा उद्देश्य है अपनी इसी जांच के आधार पर वित्तीय विवरणों पर अपनी एक राय देना और उसे रिपोर्ट करना। ठीक है, तो उद्देश्य हुआ भरोसे लायक जानकारी देना, लेकिन पूरी गारंटी के बिना। अब जरा इसके दायरे यानी स्कोप की बात करते हैं। एक ऑडिटर कहाँ तक जांच करता है, क्या क्या देखता है? ऑडिटर का दायरा काफी काफी विस्तृत होता है। इसमें संस्था के कामकाज से जुड़े सभी जरूरी पहलू आ जाते हैं। जैसे कि? जैसे ऑडिटर ये देखता है कि जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं, मतलब जिनके आधार पर खाते बने हैं,
और दूसरे सोर्स डेटा जैसे बिल, वाउचर वगैरह वो भरोसेमंद हैं या नहीं, और क्या वो पर्याप्त हैं। फिर ये देखना कि सारी जरूरी जानकारी का सही तरीके से प्रकटीकरण यानी डिस्क्लोजर हुआ है या नहीं, खासकर वो जानकारी जो लागू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और कानूनों के हिसाब से जरूरी है। और मैनेजमेंट की पॉलिसीज? हाँ, मैनेजमेंट ने जो अकाउंटिंग पॉलिसीज चुनी है वो सही है या नहीं, उनका मूल्यांकन करना भी दायरे में आता है। ठीक है, और क्या चीजें हैं जो इसके दायरे से बाहर हैं? मतलब ऑडिटर से क्या उम्मीद नहीं करनी चाहिए? सही कहा, ये जानना भी बहुत जरूरी है। देखिए, ऑडिटर कोई सुपरमैन नहीं है। उसे उन कामों की उम्मीद नहीं की जाती जो उसकी क्षमता या विशेषज्ञता से बाहर हों। उदाहरण के लिए? जैसे वो किसी मशीन की टेक्निकल कंडीशन का एक्सपर्ट नहीं होता, या फिर वो दस्तावेजों की प्रामाणिकता जांचने वाला फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी नहीं है कि हर जाली दस्तखत पकड़ ले। अच्छा। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, ऑडिट कोई आधिकारिक जांच जैसे पुलिस या सीबीआई की जांच होती है वैसी नहीं है। हाँ, ये फर्क समझना जरूरी है। जांच और ऑडिट में क्या फर्क है फिर? जांच का उद्देश्य आमतौर पर बहुत विशिष्ट होता है, जैसे किसी खास धोखाधड़ी का पता लगाना या किसी आरोप की तह तक जाना, जबकि ऑडिट का उद्देश्य है पूरे वित्तीय विवरणों पर एक समग्र ओवरऑल राय देना। समझ गए। तो फायदे तो खैर साफ दिख रहे हैं, भरोसेमंद जानकारी मिलती है, शेयरधारकों के हितों की रक्षा होती है। हाँ, और कर्मचारियों पर भी एक नैतिक दबाव रहता है कि गड़बड़ ना करे। सही। टैक्स वगैरह तय करने में सरकार को मदद मिलती है, लोन देने वालों को फैसला लेने में आसानी होती है। और हाँ, कई बार गलतियां या धोखाधड़ी पकड़ में भी आ जाती हैं, ये भी एक फायदा है। लेकिन हमेशा एक लेकिन होता है। बिल्कुल, यहीं पर ऑडिट की कुछ अपनी अंतर्निहित सीमाएं मतलब इनहेरेंट लिमिटेशन सामने आती हैं, और इन्हीं की वजह से ऑडिटर सिर्फ उचित आश्वासन दे पाता है, पूर्ण आश्वासन नहीं। सीमाएं? अच्छा, किस तरह की सीमाएं? देखिए, कई तरह की हैं। पहली तो वित्तीय रिपोर्टिंग की प्रकृति ही ऐसी है। इसमें मैनेजमेंट को कई अनुमान लगाने पड़ते हैं, कई फैसले लेने होते हैं जिनमें व्यक्तिपरकता या अनिश्चितता शामिल हो सकती है। जैसे प्रोविजंस बनाना वगैरह। हाँ, बिल्कुल। दूसरी, ऑडिट प्रक्रियाओं की प्रकृति। जैसा मैंने पहले कहा, ऑडिटर हर एक लेनदेन की जांच नहीं करता, वो नमूना जांच यानी सैंपलिंग करता है। अब सैंपलिंग में हमेशा थोड़ा रिस्क तो रहता ही है कि शायद कोई गड़बड़ छूट जाए। हाँ, और ये भी हो सकता है कि मैनेजमेंट जानबूझकर या अनजाने में ऑडिटर को पूरी जानकारी ना दे। ओह। और धोखाधड़ी धोखाधड़ी कई बार बहुत चालाकी से छुपाई जाती है, खासकर अगर उसमें मैनेजमेंट के बड़े लोग शामिल हो या मिलीभगत हो। जाली दस्तावेज बनाए जा सकते हैं, और जैसा मैंने कहा, ऑडिटर जाली दस्तावेज पहचानने का एक्सपर्ट नहीं होता। ये सीमाएं तो वाकई काफी सीरियस लगती हैं, खासकर ये धोखाधड़ी वाली बात। अगर मैनेजमेंट ही मिला हुआ हो और जानबूझकर कुछ छिपा रहा हो, तो ऑडिटर के लिए उसे पकड़ना कितना मुश्किल होता होगा। बहुत मुश्किल, असंभव नहीं पर बहुत मुश्किल हो सकता है। इसीलिए तो बड़े बड़े स्कैम्स ऑडिट होने के बावजूद सामने आ जाते हैं कभी कभी। तीसरी सीमा, जैसा हमने पहले भी बात की, कि ऑडिट कोई जांच नहीं है। राइट। चौथी, समय पर रिपोर्टिंग की जरूरत और ऑडिट की लागत, इनके बीच एक संतुलन बनाना पड़ता है। हर चीज की बहुत गहराई में जांच करने लगेंगे तो बहुत समय और पैसा लगेगा। हाँ, ये भी बात है। और पांचवी, भविष्य की घटनाएं। कोई ऐसी घटना हो जाए जिसका अंदाजा ऑडिट के समय नहीं था और वो कंपनी की वित्तीय स्थिति को बुरी तरह प्रभावित कर दे। ऑडिटर भविष्यवक्ता तो है नहीं। सही कहा। तो इन्हीं सब सीमाओं की वजह से ऑडिटर केवल उचित आश्वासन दे पाता है, पूर्ण नहीं। और यहीं पर वो एक्सपेक्टेशन गैप वाली बात आती है जिसकी मैं बात कर रहा था। एक्सपेक्टेशन गैप। हाँ, मतलब लोग ऑडिट रिपोर्ट से जितनी उम्मीदें लगा लेते हैं और असल में ऑडिट जो आश्वासन दे सकता है उसके बीच का अंतर। लोग अक्सर सोचते हैं ऑडिट रिपोर्ट मतलब सब कुछ 100% सही होने की गारंटी, जबकि ऐसा नहीं है। ये एक बहुत जरूरी बात है समझने वाली। तो कुल मिलाके हमने देखा कि ऑडिटिंग एक स्वतंत्र जांच है जो वित्तीय विवरणों को विश्वसनीय बनाने में बहुत मदद करती है, उन पर उचित आश्वासन देती है। जी, इसके फायदे बहुत हैं, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं भी हैं, और इन सीमाओं को समझना उतना ही जरूरी है जितना इसके फायदों को। बिल्कुल सही। ऑडिट रिपोर्ट एक गारंटी सर्टिफिकेट नहीं है, बल्कि ये स्थापित मानकों और प्रक्रियाओं के आधार पर दी गई एक सूचित, एक इन्फॉर्म्ड राय है। तो यहाँ एक सोचने वाली बात ये निकलती है कि ऑडिट की इन अंतर्निहित सीमाओं को जानते हुए जो लोग इन ऑडिट रिपोर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, निवेशक, लेंडर या कोई भी, उन्हें इस पर कितना भरोसा करना चाहिए, और अपने महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए शायद उन्हें और किन चीज़ों पर भी गौर करना चाहिए।